प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश कुमार और आज हम फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता। इस टॉपिक को हम शुरू करें इससे पहले हमारी दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि बोर्ड डिजिटल नहीं है क्योंकि डिजिटल बोर्ड आंखों के लिए खराब होते हैं और एक बच्चा बहुत अधिक लंबे समय तक डिजिटल बोर्ड देख नहीं सकता। हमारी ये अरुचि का कारण जो है, नॉन इंटरेस्ट का कारण होता है, ये डिजिटल बोर्ड होता है। हमारा बोर्ड बिल्कुल नॉर्मल है। इस बोर्ड के थ्रू हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक शर्तें हैं। नंबर एक बात तो ये कि मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। किस चीज के लिए समय देता हूँ कि आप अपनी कॉपी पेन साथ रखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी ट्राई कर रहे हैं जिसके थ्रू हम विद्युत ऋणात्मकता के नोट्स शुरू करेंगे। आज हमने ये नया सिस्टम शुरू किया है कि अब हम YouTube पर ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके नोट्स बनवाए जाएंगे। तो आपको ये निर्देश है प्यारे बच्चों कि आप अपनी कॉपी, अपने पेन, हो सकता है अपने वीडियो को एक बार स्टॉप करके 2 मिनट के लिए कॉपी और पेन ले आइए, कान में ईयरफोन लगाइए। मेरी साउंड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है वीडियो की। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। इसको सुनने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। यदि आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं और आप मेरे से ऑफलाइन यानी बाकायदा मुझसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं बल्कि क्लासेस में डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर नोट कर लीजिए। मेरे नंबर है 7062110898। ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप इनमें कांटेक्ट कर लीजिएगा यदि आप भारत के किसी भी कोने में हैं और आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो नौहर आइए। आपके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ उपलब्ध है और इसी के साथ आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ने का भी मौका मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि आप एक बार नौहर आइए और नौहर में मुझसे पढ़ के देखिए। यदि आपको लगे कि ठीक है तो 2-3 महीने आप यहाँ बिताइए, अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही वीक होती है। आइए हम एक नए टॉपिक को शुरू करें और उस टॉपिक का नाम है विद्युत ऋणात्मकता। कौन सी ऋणात्मकता? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इसे शुरू करते हैं। आप इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। और हाँ, एक बात और भी बता देता हूं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कॉपी पेन ले आए आप? अच्छी तरह ले आए? ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको कुछ लिखवा देता हूं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 7062110898। दिस इज माय मोबाइल नंबर और आप मेरे मोबाइल नंबरों को नोट कर लीजिए। यदि फिर से कभी मुझसे पढ़ना हो, यदि आप 11th-12th में हो, नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत है केमिस्ट्री में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नौहर आइए, मुझसे पढ़िए, डायरेक्ट पढ़िए, ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट पढ़िए। मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और कॉपी पेन आप ले ही आए तो ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़े होंगे, जो 11th के बच्चों का है, 12th के बच्चों का है, नीट के बच्चों का है, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को उस ग्रुप में सेंड कर दीजिए। यानी इस वीडियो को आप जितना वायरल करोगे उतना ही ये फायदा होगा कि मैं इस मामले में थोड़ा और सपोर्टिव हो जाऊंगा। नोट्स बनाने हम लीगली शुरू कर देंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है। मैं आपको उसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से, उसी थीम पे, और कुछ नहीं है। सिर्फ इसे देखिए, हेडिंग डालिए विद्युत ऋणात्मकता, लिखिएगा विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में विद्युत ऋणात्मकता को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे सुनते जाइए, समझते जाइए, सुनिएगा। परिभाषा लिखिएगा इसकी, लिखिएगा। आपके पास कॉपी पेन तो होगी, आपके पास कॉपी पेन तो है, लिखिएगा उसमें।
किसी अणु में, किसी अणु में, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही, क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। आज के बाद हम हर वीडियो में नोट्स ही बनवाएंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे फिर समझाएंगे आपको। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि ये जो क्लास है ये ऑनलाइन कम ऑफलाइन ज्यादा है, बिकॉज की जो बोर्ड यूज किया है वो भी डिजिटल नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है जैसा क्लास में होता है, क्योंकि बच्चों को क्लास का एनवायरनमेंट देना ज्यादा जरूरी है। डिजिटल बोर्ड से आंखों पे फर्क पड़ता है, इसलिए हमारी साउंड क्वालिटी तो ठीक है, हमारी जो बोर्ड की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी आंखों पे असर ना पड़े ज्यादा, क्योंकि रात को जब बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनकी आंखों पे बहुत गलत असर पड़ता है, इसलिए हमने इसमें लाइट ज्यादा नहीं की है। हाँ देखिएगा लिखा क्या है, सुनिए। किसी अणु में, कोई भी अणु हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें दो परमाणुओं के बीच में बंधी इलेक्ट्रॉनों, कौन से इलेक्ट्रॉनों को, बंधी इलेक्ट्रॉनों को। अब मैं आपको बताता हूं ये बंधी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। एक एक चीज को हम मतलब विस्तार से बताएंगे, ऐसे नहीं, जल्दी नहीं अपने को कुछ भी। देख लीजिए सामने लिखा पड़ा है, मैंने लिखा है किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई अणु है ए बी, कौन सा अणु है, ए बी, और उन ए बी के बीच में बॉन्ड है। क्या है इन दोनों के बीच में, बॉन्ड है। वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। मीन्स ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और ये बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी संभव है। अब ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, माने कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा। उन बॉन्ड को कुछ एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं, जिनका यूज किस में होता है, बॉन्ड को बनाने में। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन उन्हें कहा जाता है। तो बंधी इलेक्ट्रॉन क्या है, हम इसकी परिभाषा को अलग से लिख देते हैं कि बंधी इलेक्ट्रॉन क्या है। देखिए पहले तो मैं इस पूरी परिभाषा के चिथड़े उड़ाऊंगा, एक एक वर्ड को अलग अलग समझाऊंगा कि बंधी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बंधी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं उन्हें बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लिख लीजिए, परिभाषा अलग से लिख लीजिए, स्पेशल नोट डाल के लिख लीजिए। लिखिएगा, वे इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में, जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं उन्हें बंधी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात समझ में।
इट मीन्स टू से कि क्या ये बॉन्ड है, बिल्कुल है। क्या ये बॉन्ड बनाने के यूज में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हुए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इनके बीच के जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या बनाने के काम में आ रहे हैं, बंध बनाने के काम में आ रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है सुनिए, इन बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। यानी कि इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को दोनों ही अपनी तरफ खींचेंगे, ए भी अपनी तरफ खींचेगा और बी भी अपनी तरफ खींचेगा। माने ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इन्हें ए भी अपनी ओर खींचना चाहता है और इन्हें बी भी अपनी ओर खींचना चाहता है। खींचना चाहता है कि नहीं चाहता, इन्हें वो अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, ये खींचने की पावर कम हो, किसी में ये खींचने की पावर ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये खींचने की क्षमता इनमें ज्यादा भी हो सकती है, ये खींचने की क्षमता इनमें कम भी हो सकती है, लेकिन खींचने की क्षमता हर एक में होती है। इसी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को ही उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, विद्युत ऋणात्मकता। तो लिखा क्या है आपने कॉपी में, क्या नोट किया, किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता हर एटम में होती है, हर परमाणु में होती है। लिख लीजिए ये बात, अगली लाइन से लिखिए, हर परमाणु की कुछ ना कुछ, लिखिएगा, हर परमाणु की कुछ ना कुछ विद्युत ऋणात्मकता अवश्य होती है। हर परमाणु की कुछ ना कुछ विद्युत ऋणात्मकता अवश्य होती है। यह कम भी हो सकती है, यह कम भी हो सकती है और यह ज्यादा भी हो सकती है, और यह ज्यादा भी हो सकती है। यह कम भी हो सकती है, यह ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, यह बात आपने लिख ली, ये बात आपने लिख ली, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा, और आगे लिखिएगा क्या, पहले देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। पहले इसे देख लेना, फिर मैं लिखवा देता हूं आपको। देखिएगा इसे, फिर लिख लीजिएगा, आराम से आपको समय दूंगा। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि ये ए बी अणु है और ये है इनके बीच का एक बॉन्ड, ठीक है। मुझे बताइए कि हो सकता है कि इनमें से ए बड़ा हो और बी क्या हो, छोटा। यानी ए एक ऐसा एटम हो, ए एक ऐसा एटम हो जिसका साइज बड़ा हो सकता है, बी एक ऐसा एटम हो जिसका साइज छोटा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए छोटा हो और बी बड़ा हो सकता है। कोई ना कोई बड़ा छोटा तो होगा भाई, दो लोग होते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटी एज का होता है। तो हमने दो एटम की बात की, कुछ भी हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है, बी छोटा हो सकता है। अभी तक के लिए आप ये मान लो कि ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा। समझ रहे हो इस बात को। अब मुझे ये बताइए कि ए और बी के बीच में क्या ये बॉन्ड है कि नहीं है ना। ये रहा जी बॉन्ड, और ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं ये,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बंधी इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था ना मैंने इसके बारे में कि बंधी इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं उन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए कि इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ए में भी है और इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता किसमें है, बी में भी है। डेफिनेटली ए में भी है और बी में भी है। कम ज्यादा हो सकती है लेकिन है तो सब में। और ये बात मैंने आपको अभी कॉपी में नोट भी करवाई थी कि हर एटम में, हर परमाणु में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को खींचने की एक क्षमता होती है। उनकी कुछ ना कुछ विद्युत ऋणात्मकता अवश्य होती है, भले ही कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन होती तो सब में। सुनिएगा, अब मुझे बताइए कि ए का साइज क्या है, बड़ा, और बी का साइज क्या है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जो होती है वो ज्यादा होती है, और छोटे साइज वाले एटम में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। दूरी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है बड़े एटम में और छोटे एटम में दूरी कम है, तो आपको क्या लगता है बी के नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या ए के नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कम दूरी पे किससे होंगे, बी से कम दूरी पे होंगे या ए से कम दूरी पे होंगे। इनकी दूरी जो है वो बी से कम होगी या ए से कम होगी, ए से ज्यादा दूर पड़ेगा और बी के क्या पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस में बी का नाभिक जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों के नजदीक होगा बनिस्पत ए के नाभिक के। तो छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बी से ज्यादा आकर्षित होंगे, बी से क्या होंगे, ज्यादा आकर्षित होंगे, और ए से थोड़े कम आकर्षित होंगे। बोलो ये बात तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। इसका अर्थ है कि वो परमाणु जिसका साइज बड़ा होता है उसकी भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, और छोटे एटम में भी होती है, लेकिन बड़े एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और छोटे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई अच्छी तरह बात समझ में। यानी कि वो एटम जिसका साइज बड़ा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। और वो एटम जिसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई अच्छी तरह बात समझ में। ठीक है, अब आप इसे लिखना शुरू कीजिए। कॉपी पेन तो होगा आपके पास, लिखिएगा, इसे लिखना शुरू कीजिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए, और अगर दिखाई ना दे तो जूम कर लीजिएगा। हाँ लिखिएगा, लिखिएगा, वे तत्व, वे तत्व जिनके, वे तत्व जिनके परमाणु का आकार बड़ा होता है, वे तत्व जिनके परमाणु का आकार बड़ा होता है उनकी विद्युत ऋणात्मकता उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। छोटे आकार वाले परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। लिखिए ये बात, छोटे आकार वाले परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। लिख लिए बात आपने, आपने लिखी, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा इसे। तो मैंने ये बताया कि परमाणु का जो साइज होता है वो जितना ज्यादा होगा विद्युत ऋणात्मकता
उतनी ही कम होगी, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और एक परमाणु का साइज जितना कम होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका अर्थ यह है कि साइज के कम होने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है घटती है, और साइज के बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता घटती है कि बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु का साइज विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। परमाणु का जो आकार होता है वो विद्युत ऋणात्मकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने तो बोर्ड पे चढ़ा दिया, अब तुम लोग इसको जूम करके उतार लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसे। मैं 2 मिनट का समय देता हूं आपको, लिख लो इसे अपने नोट्स वाली कॉपी में लिख लो। आज से नोट्स बनाना शुरू कर दो, मैं आपको पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, पूरे नोट्स बनवाएंगे, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, मैं छोड़ देता हूं स्पेस। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा जूम करके देख लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं। आ गई बात समझ में? मैं इसे साइड में कर देता हूं। हाँ जी, अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कुछ अनुप्रयोग करते हैं, कुछ उपयोग करते हैं। जरा सुनते जाना इसे। हाँ जी, आपके पास आवर्त सारणी तो होगी, आवर्त सारणी जरूर रखा करें। आवर्त सारणी निकालें, उसे देखें। कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और आवर्त सारणी लेके आइए और उसे देखिए। आपको 17वां वर्ग जो है वो किसका दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये 17वां वर्ग हेलोजन का दिखाई दे रहा है? क्या स्क्रीन पे आ रहा है? ये सब कुछ आ रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें? ठीक है, 17वां वर्ग जो है वो किसका वर्ग है? हेलोजन का वर्ग है। ठीक है, मुझे बताइए कि इस हेलोजन वाले वर्ग में सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन है। उसके नीचे कौन है? वैसे नीचे जगह है नहीं बोर्ड में, इसलिए आगे लिख रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। फ्लोरीन के आगे कौन आता है? क्लोरीन। क्लोरीन के आगे कौन आता है? ब्रोमीन के आगे, मतलब नीचे कौन आता है? नीचे। क्लोरीन से नीचे कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन से नीचे कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन से नीचे कौन है? आयोडीन। वर्ग में ही है, 17वें वर्ग में ही है। मुझे बताइए कि सबसे छोटा कौन है इसमें? फ्लोरीन है। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा, हमारे पिछले 2 वीडियो को जिसने देखा होगा, आप इसकी जो YouTube चैनल है, इस चैनल पे जाइए और हमारे पिछले वीडियो को देखिए। उस पिछले वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था, बताया था कि जब आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, कहां जाते हो? एक वर्ग में ऊपर से नीचे, तो आकार बढ़ जाता है, क्योंकि कोश बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? कोश। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ठीक है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ जाता है? आकार बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा। क्लोरीन से बड़ा साइज किसका होगा? ब्रोमीन का होगा। और ब्रोमीन से भी बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। तो मुझे बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में से बड़ा कौन है? क्लोरीन है। और जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। यानी फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? क्लोरीन की। बोले, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्रम आते हैं आपको? 17वां वर्ग, 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 17वां वर्ग
क्रम आते हैं आपको, ये क्रम लिखना। जिसकी तरफ मुंह बंद हो ना वो थोड़ा होता है, कम होता है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, ज्यादा। इसका अर्थ है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा है इसलिए इसकी ऋणात्मकता कम है, जबकि फ्लोरीन का आकार छोटा है इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा। अब क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना करो, हमने इन दोनों की तुलना कर ली, अब इन दोनों की तुलना करो। क्लोरीन और ब्रोमीन में बड़ा कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन में बड़ा कौन, ब्रोमीन। तो जो बड़ा होगा उसकी ऋणात्मकता क्या होगी, यानी क्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, ब्रोमीन की। और ब्रोमीन की तुलना में आयोडीन उससे भी बड़ा, इसलिए उसकी ऋणात्मकता उससे भी क्या होगी, कम होगी। तो मुझे बताइए कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, आयोडीन की। किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की। अब हम एक प्रश्न की तरफ चलेंगे, वो प्रश्न अभी आने वाला है, इसे लिख लीजिएगा। यह है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। लिख लीजिए इसे, नोट्स बनाने वालों लिख लो इसे। दो मिनट में मैं इसे मिटा दूंगा। लिख लिया आपने, मिटा दूं इसे, ठीक है। अब प्रश्न आ रहा है, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिए। निम्न में से, निम्न में से विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम होगा। निम्न में से विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम होगा। हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको सही छांटना है। देखिएगा इसे। ठीक है, अब आप आवर्त सारणी लीजिए। मैंने कहा था ना आपको कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके हाथ में आवर्त सारणी होगी। क्या होगी आपके हाथ में, आवर्त सारणी होगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आवर्त सारणी सबके पास है, सबके पास है। मुझे बताइए कि नाइट्रोजन कौन से वर्ग का है, नाइट्रोजन कौन से वर्ग में आता है आवर्त सारणी में, बोलो। 15वें वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है, 15वें वर्ग में आता है। ठीक है, आवर्त सारणी में देखो तो मैं नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस दिखाई दे रहा है, फास्फोरस से नीचे क्या दिखाई दे रहा है, आर्सेनिक दिखाई दे रहा है। आर्सेनिक से नीचे कौन दिखाई दे रहा है, एंटीमनी, और एंटीमनी से नीचे कौन दिखाई दे रहा है, बिस्मिथ। मुझे बताइए कि नाइट्रोजन से बड़ा कौन होगा, फास्फोरस। अभी बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ जाएगा, तो फास्फोरस से बड़ा कौन होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक से बड़ा कौन होगा, एंटीमनी। तो मुझे बताइए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में बड़ा कौन, बोले फास्फोरस।
जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी। यानी कि नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, ज्यादा। अब फास्फोरस और आर्सेनिक की बात करें। फास्फोरस और आर्सेनिक में बड़ा कौन है, आर्सेनिक है। जो बड़ा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी। यानी फास्फोरस की तुलना में आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी। आर्सेनिक और एंटीमनी में बड़ा कौन है, एंटीमनी है। तो एंटीमनी की विद्युत ऋणात्मकता आर्सेनिक से भी क्या होगी, कम होगी। तो बताइए मुझे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी हुई, नाइट्रोजन की। उससे कम, उससे कम, उससे कम। मुझे बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दीजिए। आ गई बात समझ में आपको, अच्छी तरह आ गई बात समझ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। मैंने तो भाई चढ़ा दिया है, तुम उतार लो इसे। कल या परसों जैसा ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। कल और परसों मेरा शायद एक दो वीडियो एक साथ अपलोड हो जाए। वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि कल हम नोट्स बनवाएंगे आपके, और इससे भी आगे बढ़ के। तो जैसे ही ये संकरण वगैरह ये कुछ नए जिन टॉपिक्स हमारे सामने आते जाएंगे, ये है तो रैंडमली ही, लेकिन बाद में इनको सीरियल वाइज कर देंगे हम प्लेलिस्ट में डाल के, ताकि आप सीरियल वाइज इनको देख पाए। ठीक है, ऐसे जो वीडियोस होते हैं इनको सीरियल वाइज देख पाओ, इसलिए इसलिए आप नोट्स बनाने से ना चूके। ये YouTube का एक ट्यूशन चैनल है एक तरीके से मान के चलिए। और मैंने कहा था जिन्हें नोहर आना है, मुझसे डायरेक्ट पढ़ना है, वो मुझसे संपर्क करें। इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखना मैंने अपने मोबाइल नंबर आपको दिए थे। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट पढ़ना हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, यदि आपकी केमिस्ट्री कमजोर है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया। ठीक है, अब लिखिएगा, लिखिए। एक वर्ग में, एक वर्ग में लिखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखिए। एक वर्ग में ऊपर से, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि आकार बढ़ता है, चूंकि आकार बढ़ता है, अतः अतः विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। अतः विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। क्या होती जाती है भाई, विद्युत ऋणात्मकता। मेरा एक वीडियो है आयनन विभव, हालांकि इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा गलती हो गई, इसलिए आयरन विभव लिखा गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शायद अब वापस ठीक कर दिया होगा हमारी टेक्निकल टीम ने। तो आयनन विभव के नाम से और एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से हमारे और एक वीडियो और भी है। तो हमारे अब तक 3 वीडियो, मेरे खुद के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप तीनों वीडियो को खोल के जरूर देखिएगा, आपको उसमें सारी जानकारियां मिलेगी। क्या लिखवा दिया आपको मैंने, क्या लिखवा दिया, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आगे क्या लिखा है, अतः विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। ये बात आ गई आपको समझ में अच्छी तरह, ठीक है। बोलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
ये पहला वर्ग है कि नहीं आवर्त सारणी का? कौन सा वर्ग है ये? पहला वर्ग है। बताइए, ऊपर से नीचे जाएंगे, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा? हाइड्रोजन से कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? लिथियम की। लिथियम से कम किसकी होगी? सोडियम की। सोडियम से कम किसकी होगी? पोटेशियम की। पोटेशियम से कम रुबिडियम, और रुबिडियम से भी कम सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता होगी। ये लिख लीजिए, ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है भैया। ये पहला वर्ग है। कौन सा वर्ग है? पहला। लिख लीजिए इसे, मैं टाइम देता हूं आपको। लिख लिया? ठीक है। अब सुनिए, हम विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग कहाँ करते हैं और इसका यूज क्या होता है, और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो ये याद रखिएगा कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ये बात लिखिएगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। आवर्त सारणी में नंबर 1 पे कौन आता है विद्युत ऋणात्मकता में? फ्लोरीन आता है। कौन आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नंबर 1 है, सबसे ज्यादा गिनीज बुक में रिकॉर्ड में इसका नाम है। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। लिखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। लिख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हम एक नई दुनिया में चलते हैं, और वो नई दुनिया क्या है जरा देखिएगा। अब हम विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग सर्वाधिक कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक परमाणु है ए, कोई एटम है, कुछ भी हो सकता है भाई, और दूसरा एटम है बी। कौन सा एटम है? बी। ठीक, मान लिया। और ये है इनके बीच का बॉन्ड। क्या है ये? इनके बीच का बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो दो एटम के बीच में होते हैं और बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। ये बात मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले भी बताई थी, डिस्क्लेमर में। अब मुझे ये बताइए कि हो सकता है ए और बी की विद्युत ऋणात्मकता बराबर बराबर हो। मान लीजिए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता है 2.0। कितनी है? 2.0। ये कल्पना है, कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं है। और बी की विद्युत ऋणात्मकता भी 2.0 है, यानी लमसम बराबर बराबर है दोनों की विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बराबर है? बराबरी तो है। कितनी है दोनों की? 2.0। इसका अर्थ है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी क्या है? बराबर बराबर है। ऐसी कंडीशंस में मान लीजिए कि एक इंसान को दो पहलवान अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों पहलवानों की शक्ति बराबर हो। कोई सामान मान लीजिए, एक सामान को रस्सी से दो तरफ खींचा जा रहा है, एक तरफ ये पहलवान खींच रहा है, दूसरी तरफ कोई दूसरा खींच रहा है, और दोनों पहलवानों की शक्ति बराबर है।
तो वो जो सामान जिसको वो खींच रहे हैं वो कहाँ रहेगा, बीच में ही तो रहेगा, क्योंकि दोनों की शक्ति क्या है, बराबर बराबर है। यही कंडीशन यहां भी है कि ए और बी इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर बराबर हो गई है। ऐसी कंडीशंस में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना ढंग से बी की तरफ खिसक पाएंगे ना ढंग से ए की तरफ खिसक पाएंगे, ये कहीं नहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं है, आगे समझ में। अब मान लीजिए कि यदि ए और बी में विद्युत ऋणात्मकता में कुछ अंतर हो, क्या हो, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो। मान लीजिए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता तो 2 हो, लेकिन बी की विद्युत ऋणात्मकता हो 1.5। कितनी है, ए की बी की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 1.5, और ए की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, 2.0, यानी 2। इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 0.5, यही तो अंतर है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इन्हें बी भी खींचेगा और ए भी खींचेगा, लेकिन बी की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थोड़ी कम है और ए की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है। ऐसी कंडीशंस में ए इन्हें ज्यादा खींचेगा और बी इन्हें कम खींचेगा। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये हल्के से किसकी साइड में खिसक जाएंगे, ए की साइड में या बी की साइड में, ए की साइड में खिसक जाएंगे, हल्के से ए की साइड में खिसक जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन हल्के से ए की साइड में खींचे चले गए उसकी साइड में। इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। इसका अर्थ है ये नेगेटिव चार्ज किसकी साइड में खिसक गया, ए की साइड में खिसक गया। और ए की साइड में नेगेटिव चार्ज खिसक गया तो ए पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश, और बी पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। क्योंकि बी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है और ए पर इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया, ए तो हो गया मालामाल और बी हो गया कंगाल। बी के पास इलेक्ट्रॉन रहे नहीं, जो बीच के इलेक्ट्रॉन थे वो कौन खींच के ले गया, ए खींच के ले गया। तो मुझे बताइए कि अब ए पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। बी पर कौन सा चार्ज आ गया, ए पर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, ए की तरफ क्यों गए, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, ए की तरफ। अब खुद इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए जहां भी जाएंगे उसको माइनस कर देंगे। एक गला हुआ केला सारे केलों को क्या कर देता है, गला गला देता है, खराब कर देता है। एक सड़ा हुआ फल सारे फलों को क्या कर देता है, सड़ा देता है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज, अगर ये ए की तरफ चला गया तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और बी पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बताइए अच्छे भले बॉन्ड में ये विकृति उत्पन्न हो गई, यहाँ ऋणायन बना और यहाँ धनायन बना, यहाँ ऋणावेश आया और यहाँ आया धनावेश, और दो अलग अलग आयनों के बीच में। बताइए ये ऋणायन है कि नहीं है, ये क्या है, धनायन है कि नहीं है। भले ही धनायन है ऋणायन है, लेकिन है तो दोनों आयन ही। और आयनों के मध्य जो बंध बनता है उसे कौन सा बंध कहते हैं, तो बताइए जब ये अंतर पैदा होगा विद्युत ऋणात्मकता का तो बंध की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, आयनिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आयनिक। जब तक अंतर नहीं था, जब तक दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर बराबर थी, तब तक इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहे। लेकिन जैसे ही अंतर आया, एक पर नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आया, और बंध कैसा हो गया, आयनिक। यानी ये आयनिक नेचर, ये बंध के अंदर जो ये आयनिक प्रवृत्ति आई, ये आयनिक प्रवृत्ति इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से आई कि नहीं आई। और ये अंतर जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बात समझ में सबको आई, इसे लिख लीजिए और फिर पहले लिख लीजिए, मैं इसे छोड़ देता हूं, आप इसे लिख लीजिए।
चले लिख लिया। हाँ लिखिएगा, लिखिएगा। विद्युत ऋणात्मकताओं में, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर की वजह से, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर की वजह से विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर की वजह से बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं। बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं। कैसे गुण आ जाएंगे? आयनिक गुण आ जाएंगे। ठीक है। यह अंतर जितना ज्यादा होगा, आगे लिखिए, यह अंतर जितना ज्यादा होगा आयनिक गुण भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्यों लगी ना आपको ये क्लास बिल्कुल ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला कल्चर, जिसमें आपके नोट्स भी बनवाए जाते हैं और आपको पढ़ाया भी जाता है, बिल्कुल स्कूल की तरह। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड से आपकी आंखें खराब हो सकती है। ठीक है, लिख लिया। तो जी हम प्रस्थान करते हैं। यदि किसी को मुझसे डायरेक्ट पढ़ना हो तो मैंने अपने फोन नंबर जो है वो इस वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिए हैं, वापस देख लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए आप रुकिए, कुछ दिन गुजारिए नौहर में, मुझसे पढ़िए। आपके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम नौहर में ही हो जाएगा। राजस्थान में है नौहर, भारत के किसी भी कोने में आप हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको दे दिए हैं। दूसरी बात, यदि आपके स्कूल, आपके कॉलेज में नीट के कोई और स्टूडेंट्स भी हैं जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मेरे वीडियो को उन्हें भी दिखाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि हमें एक सपोर्ट मिलेगा और हमें ये जो कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश हम आगे जारी रख पाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक हम ये कोशिश जारी नहीं रख सकते यदि आपका सपोर्ट ना होगा। तो अब यहां तक पहुंचे हैं मतलब आपने वीडियो तो पूरा देख लिया होगा। तो जी अब हमें विदाई दीजिए और कल के लिए आप याद रखिएगा, हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमारा वीडियो कभी भी अपलोड हो सकता है और वही नोट्स वाली सीरीज, नोट्स बनवाने हैं ही हमें, इसलिए आप प्लीज कॉपी पेन अपने पास रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोट्स बनाने से वंचित रह जाओगे। ओके, धन्यवाद।